हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रिएट प्रीलिम एंशिएंट इंडिया की क्लासेस की शुरुआत की है। ये एंशिएंट इंडिया की क्लासेस आपकी प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अर्थात अपनी इस क्लास की सीरीज में हम पूरी की पूरी एंशिएंट इंडिया को कवर करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2022 और 2023 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगी। हम अपनी इस सीरीज में करेंगे क्या कि काफ़ी बेसिक से, मतलब बिल्कुल जीरो से एंशिएंट इंडिया को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जब हम बेसिक से एंशिएंट इंडिया को समझ गए एक बार, तो हम पूरी की पूरी न केवल हिस्ट्री को समझ पाते हैं, बल्कि हम ये भी समझ पाते हैं कि अगर क्वेश्चन हमें क्रम में लगाने को दे दे, या कहें हमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार के डायमेंशन में आके दे दे, तो हम उन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एंशिएंट इंडिया का बेसिक मतलब क्या है। हम ये बताएंगे कि एंशिएंट इंडिया को पढ़ना कैसे चाहिए। वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट तो हमारा यही है कि एंशिएंट इंडिया को पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि आप कभी भी YouTube उठाएंगे या कोई भी क्लास करेंगे कहीं पे, तो आपको एंशिएंट इंडिया जो पढ़ाते हैं वो या तो आपको ऑप्शनल के लेवल पे पढ़ा देंगे, या तो आपको जीएस के लेवल पे वो भी मेंस के हिसाब से पढ़ा देंगे, और या फिर अगर जीएस में पढ़ाएंगे तो आपको स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। यानी कि वो आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ाते। और यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ने का मतलब ही है कि चाहे आप एंशिएंट इंडिया पढ़ें, चाहे आप मेडिवल पढ़ें या मॉडर्न पढ़ें, इन सब को थिंकिंग प्रोसेस पे पढ़ें। क्योंकि आप पेपर उठाकर देखेंगे तो 2014 के बाद से यूपीएससी ने हर एक जीएस के सेगमेंट में एक अप्रोच डाली है, जिसको उसने थिंकिंग अप्रोच के रूप में बताया है। थिंकिंग का मतलब कि उनको किसी प्रकार के फैक्ट से नहीं मतलब है, उनको मतलब है केवल और केवल कॉन्सेप्ट से। और किसी भी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब उसने थिंकिंग प्रोसेस के आधार पे अपने पढ़ाई की हो। अर्थात तथ्यों को रटने की अपेक्षा कहानी क्या है, उस कहानी का मर्म क्या है, और वो कहानी के विकास का स्तर क्या है, ये अगर आप समझ गए तो फिर एंशिएंट इंडिया आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो क्या वो हम आपको कवर कराएंगे। कवर कराएंगे तो कैसे कवर कराएंगे, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, आपको इसका कैसे रिवीजन करना है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या नहीं पढ़ना है, या कहें कि किन किन चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, और लास्ट में ये कि इस विषय को कैसे हम रुचिकर बनाएं। रुचिकर का मतलब ये होता है कि जैसे आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनको सबसे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी पसंद है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी उनको कहीं पे भी मिल जाएगी, वो उसे तुरंत पढ़ लेंगे। या कहें कुछ बच्चों को इकोनॉमी बहुत पसंद है, या कुछ को आर्ट एंड कल्चर पसंद है। हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है वो कई बच्चों के लिए लेंदी होता है, और उन बच्चों के लिए विशेषकर जिनका कभी भी हिस्ट्री में रुचि ही नहीं रही। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ऑप्शनल या तो हिस्ट्री होगा या तो नहीं होगा। जिनका होगा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका नहीं है उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम आपको हिस्ट्री किस तरीके से रुचिकर बनाएंगे एंशिएंट, इसके बारे में बताएंगे। आप में से कई सारे बच्चों ने हमारी मॉडर्न इंडिया की क्लास कवर की होगी, तो वहाँ पे एक स्टोरी के रूप में आपने पढ़ा था। बट एंशिएंट इंडिया थोड़ा मॉडर्न इंडिया से और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। क्यों टफ होता है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एंशिएंट इंडिया आखिरकार मॉडर्न या मेडिवल की अपेक्षा इतना टफ क्यों है, और वो भी शुरुआत के कुछ सेगमेंट, सबका सब नहीं। ठीक है, तो हम एक एक करके इस चीज़ को बेसिक से जानेंगे कि सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय में जो हमने सोचा है वो है पूरी की पूरी एक टाइमलाइन को डिस्कस करना। पूरी की पूरी टाइमलाइन का मतलब क्या है, पूरी टाइमलाइन का मतलब ये है कि 4 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि जब मानव का ओरिजिन नहीं हुआ था इस धरती पे, उससे पहले से लेकर और वर्तमान में आधुनिक संदर्भ में 1192 ईस्वी तक, 1192 क्योंकि तराइन की सेकेंड बैटल हुई थी।
पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। तो यहाँ तक की हिस्ट्री को हम आज पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू पूरा ले लेंगे कि घटनाएं किस तरीके से अपने आप को विकास के प्रक्रम की ओर बढ़ा रही हैं। और फिर जब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा तो उस सेकेंड पार्ट में एक एक करके पढ़ेंगे, अर्थात फिर हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री यानी कि पूरा पाषाण क्या है, मध्य पाषाण क्या है, नव पाषाण क्या है, और उसी में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की ओर सभ्यता अपने आप को मूव करती है, या कहें संस्कृतियां अपने आप को मूव करती हैं। और फिर ये भी देखेंगे अगले उसके सेगमेंट में कि वैदिक सभ्यता, कहने का मतलब अभी एक पूरे पार्ट में, इस वाले में हम पूरी की पूरी हिस्ट्री यानी कि 4 लाख वर्ष पूर्व ईसा 4 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेकर और 1192 तक को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, और फिर हम इनको एक एक करके अपने हर एक पार्ट में कवर करेंगे। मे बी पूरी की पूरी एंसेंट इंडिया आपकी 20 से 25 पार्ट में कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस हिसाब से इसको कवर कराने का प्रयत्न करते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं अपनी एक एक चीज़ें, क्योंकि फिर यहीं करेंगे तो सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। वो पहला वाला हम रोक देते हैं, उसको थोड़ा रुक के भी बताते हैं। पहले तो हम ये बता दें कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स को जब आप उठाकर देखेंगे और इसमें आप जब हिस्ट्री के सेगमेंट को देखेंगे तो आपको दो बातें मिलेंगी। क्या? एक तो मिलती है इसमें कला एवं संस्कृति, ठीक है, और इसी के साथ में जोड़ देते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जोड़ देते हैं। अब जब आप इसको उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे इतने बड़े सेगमेंट से यूपीएससी आपसे लगभग 28 से 25 क्वेश्चन पूछती है। 28 से 25 क्वेश्चन को यूपीएससी अपने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज होता है इसका मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। दूसरा इसमें वेटेज होता है आर्ट एंड कल्चर का, और सबसे जो कम वेटेज है वो है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया का। बट एंशिएंट और मेडिवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम एंशिएंट और मेडिवल को नहीं पढ़ेंगे और केवल आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एंशिएंट का संबंध पूरी तरह से आर्ट एंड कल्चर से है और मेडिवल का संबंध भी कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से है। तो आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट और मेडिवल वास्तव में एक दूसरे पे परस्पर निर्भर है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि इसमें हम तथ्य की तरह पढ़ तो रहे हैं बट कहानी नहीं बन रही कि टेम्पल का आखिरकार डेवलपमेंट हुआ ही क्यों, आखिरकार बौद्ध रिलीजन इतना स्प्रेड क्यों हुआ और जैन रिलीजन इतना कम स्प्रेड क्यों हुआ। बौद्ध रिलीजन की जो एजुकेशन थी या जो शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं किस तरीके से मानव को चेंज कर पाई, या बौद्ध रिलीजन जो आया वो क्यों आया। क्या केवल उस समय बौद्ध और जैन ही थे और आंदोलन नहीं थे? ये नहीं पता। और अगर ये आपको एक बार पता चल जाएगा तो आर्ट एंड कल्चर अपने आप आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर हमें एक साथ पढ़नी पड़ती है। हमने आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ा दिया है तो इसीलिए हम एंशिएंट और मेडिवल पे ही बात करेंगे। मॉडर्न भी हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न इंडिया को जब आप उठाएंगे तो मॉडर्न इंडिया के सेगमेंट से आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें भी खास बात क्या है कि मॉडर्न इंडिया में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 1905 के बाद से, या मोटे तौर पे कहें 1885 से लेके 1947 के मध्य ही आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब हर एक चीज में एक क्राइटेरिया होता है पढ़ने का। हम लोग क्या करते हैं, बैल की तरह आप देखेंगे जब भी कोई मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाएगा तो शुरुआत में आपको पढ़ाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये थी, यूरोपीय लोग ऐसे आए, अल्मीडा था, अबू बर्क था, ये सारी चीज़ें वो फालतू की चीज़ें हैं, उन पे क्वेश्चन नहीं बनते।
तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से और किस हिसाब से पढ़ना है, ताकि हम उसमें उतना ही टाइम इन्वेस्ट कर सकें। फालतू का टाइम इन्वेस्ट करना एक तरीके का है कि आप अपनी एनर्जी को ही लॉस करते हैं, साथ ही अदर सब्जेक्ट के साथ आप भेदभाव करते हैं। तो ये पता हो हमें। हालांकि जब मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ाया तो वहाँ आपको बता दिया है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन और कैसे आएंगे, ठीक है। तो मोटे तौर पे यहाँ पे ये आता है कि इतने प्रकार के क्वेश्चन 12 आपको मिल जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया पे मैं डिस्कस नहीं करना है। आर्ट एंड कल्चर की खास बात क्या है कि आर्ट एंड कल्चर इंडिपेंडेंट रूप से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है इंडिपेंडेंट रूप से। और ऐसे ही एंसेंट इंडिया इस समय एंसेंट और मेडवल को अगर मिला दें तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एंशिएंट के क्वेश्चन हटा के आर्ट एंड कल्चर में पूछ लिए जाते हैं और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंशिएंट में, तो बच्चे वहां कंफ्यूज रहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कोशिश ये करेंगे कि एंशिएंट इंडिया ऐसी पढ़ाएंगे कि आप जब आर्ट एंड कल्चर को उठा के देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर लगेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए। तो अब एंशिएंट इंडिया को देखते हैं इसमें कि एंशिएंट इंडिया के बारे में क्वेश्चन का क्या पैटर्न है और एंशिएंट इंडिया पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको अभी आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया के बारे में बता दिया। एंशिएंट इंडिया के बारे में खास बात यह है कि ये जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें आपको फैक्ट बहुत मिलेंगे, ठीक है। आपको फैक्ट सारे नहीं रटने हैं। आपको क्या करना है, एंशिएंट इंडिया में कॉन्सेप्ट को समझना है पहला। दूसरा, आपको हर एक टाइमलाइन को समझना है। तीसरा, आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है। चौथा, आपको इसको आर्ट एंड कल्चर से लिंक करते हुए समझना है। और जब आप इसको ऐसा पढ़ेंगे, यानी कि तथ्यों को रटने की अपेक्षा टाइमलाइन पे फोकस करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका आर्ट एंड कल्चर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एंशिएंट इंडिया जब हम पढ़ें, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है वो आपका पूछती है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो है गुप्त साम्राज्य के बारे में। और आर्ट एंड कल्चर की अगर दृष्टि से हम देखें तो इम्पोर्टेंट है मौर्योत्तर काल, जिसमें हम कनिष्क के बारे में, गांधार, मथुरा, इन कला के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट में जब इम्पोर्टेंट की बात आती है तो वो है साउथ इंडिया की हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं चोल, पांड्य, चालुक्य, यहाँ तक कि हमको कई बार वहाँ पे चेर को भी पढ़ना पड़ता है, बट इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली इम्पोर्टेंट वहाँ पे पांड्य आप पढ़ेंगे, कौन है कौन नहीं ये सब अभी पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पांड्य हैं, चेर हैं, चोल हैं और राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट वास्तव में इसलिए फेमस हैं क्योंकि राष्ट्रकूटों के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था। खासतौर पे टेम्पल्स का जो निर्माण हुआ था, भव्य टेम्पल्स का निर्माण, वो राष्ट्रकूटों के ही टाइम पे हुआ था। और अगर छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों की हम बात करें, जैसे चंदेलों की बात करें, ठीक है, बंगाल में पाल वंश की बात करें, या और भी छोटे छोटे राजवंश, मौखरी वंश वगैरह, इन पे क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हमें इन पे ही ज़्यादा फोकस रखना है, बौद्ध, जैन पे, मौर्य पे, गुप्त पे, मौर्योत्तर पे। अब बात आती है एक और सेगमेंट की, वो है हड़प्पा, या हड़प्पा के साथ में आप ले सकते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। हड़प्पा में जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो फैक्चुअल आते हैं, ठीक है, या तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आते हैं। पढ़ाएंगे हम सब कुछ, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये पता हो कि कौन सी चीज़ पे क्वेश्चन कैसे आएगा और किस लेवल पे आएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे सोसाइटी पे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन इसके पॉलिटिकल सिस्टम पे पूछेगा। कोई शब्दावली आपको दे दिया, मान लो आपको दे दिया निष्क का क्या मतलब है,
आपको दे दिया कि गवेष्णु का क्या मतलब है या अघन्या का क्या मतलब है ना, ऐसे टाइप के शब्द देगा। या आपको सभा, समिति और विदत के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो हम देख लेंगे उन तथ्यों को, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में क्या बात लिखी है, जैसे मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम उन चीज़ों को भी, टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वो जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी बातें समझनी है। अब बात आती है पुरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण, इनके बारे में। तो इस पे यूपीएससी मेंस में, सॉरी, प्री में क्वेश्चन नहीं पूछती है। स्टेट पीसीएस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि बुर्ज होम जो है वो क्यों फेमस है, आप ये बताइए कि नवदा टोली क्यों फेमस है, कोल्डी हवा क्यों फेमस है, अतरंजी खेड़ा क्यों फेमस है, या और भी छोटे छोटे मतलब जो लोथल है ना, चनहुतड़ो है, ये सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यूपीएससी अभी तक नहीं पूछता है। बट हम आपको क्या करेंगे कि जो मोटे मोटे फैक्ट हैं इन सब की कहानियों के, वो आपको बता देंगे, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि हाँ ये छूट गया है तो इससे हमें ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ के एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंसेंट इंडिया का, कि हम आपको एंसेंट इंडिया किस तरीके से रन कराएंगे या किस तरीके से एंसेंट इंडिया को आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम एंसेंट इंडिया की पूरी टाइमलाइन को एक बार डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री को, यानी कि जैसा अभी मैंने बताया, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा ये भी बता दें कि हम कैसे पढ़ाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है कि पीडीएफ हम आपको नहीं देंगे इसकी, ठीक है। आपको यहीं से क्लास की नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्लाइड चल रही होगी, आपके पास कोई भी बुकलेट हो, मैं यही कहूँगा कि मैं दृष्टि की बुक को यहाँ पे बेस बना रहा हूँ। हालांकि दृष्टि की बुक केवल नाम मात्र के लिए होगी, तथ्य के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट और उसके पीछे का जो आइडिया है वो मेरे दिमाग से ही चलेगा, क्योंकि कई सारी बुक्स को कंपाइल किया जाएगा। तो बुक दृष्टि की आप ले लें एंसेंट इंडिया की, तब आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, और उसी में अंडरलाइन करते हुए चलें, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिले या तो उसी के ऊपर लिख लें या एक अलग किसी नोटबुक में लिख लें, ठीक है। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक अलग नोटबुक बना लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप जो अंडरलाइन में मिले आपको तथ्य, उनको आपको बस नोट करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से समझ के कि इसकी पीडीएफ का सिस्टम क्या रहेगा। अब बात आती है, क्या इसके अलावा आपको कोई क्लास, कोई बुक, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा आपको कहीं से एंसेंट इंडिया के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखा करो, जब मैं ये बोलता हूँ कि एंसेंट इंडिया की ये क्लास के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला कि एक तो सिर्फ यही पढ़ना है एंसेंट इंडिया की, दूसरी आपको करंट अफेयर्स की क्लास हमारे साथ पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो चीज़ हम एंसेंट इंडिया में पढ़ा रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम करंट में उसको बताते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ एंसेंट में हो सकता है धौलावीरा के बारे में, हो सकता है लोथल के बारे में थोड़ा ही बताऊं, लेकिन करंट में जब यूनेस्को हेरिटेज में जब शामिल होगा तो वहाँ धौलावीरा को हम और डिटेल में बताएंगे। हो सकता है यहाँ पे हम बौद्ध और जैन आंदोलन कम डेप्थ में बताएं, यहाँ ट्रेडिशनल मिलेगा आपको, लेकिन करंट में हो सकता है कि हम आपको एक दो इसमें नए पॉइंट बताएं। जैसे आप स्थानकवासी पढ़ेंगे तो किसी बेसिक बुक में नहीं मिलेगा, अब उसने दे दिया, ठीक है। या पारमिता पढ़ेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, बट करंट अफेयर्स अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं तो शायद वहाँ आपको मिल जाए कि पारमिता शब्द से क्या आशय है। शायद आपको वहाँ पे मिल जाए कि कंगनहल्ली का से प्राप्त जो अशोक का अभिलेख है वो क्यों फेमस है। इसीलिए कह रहा हूँ कि करंट को आप इसमें ऐड कर लेना। और मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसमें 80 से 90% जीएस के ट्रेडिशनल को हम इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम फालतू के करंट को वहाँ पे कवर नहीं कराते कि वहाँ पे फालतू के करंट को कवर करा के आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है।
तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ये बोलें कि आपका केवल और केवल यही क्लास, यही पीडीएफ पढ़नी है, तो इसका सामान्य मतलब है कि एंशिएंट के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ देना। ऐसे ही आप मॉडर्न के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ देना, इंडियन पॉलिटी के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ देना, तब फिर ये होलिस्टिक कवर हो जाएगा। ऐसे ही एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक तरीके के ट्रेडिशनल क्लासेस हैं, इसमें आप करंट को ऐड कर लेंगे, जिस वर्ष भी एग्जाम देंगे उतना आपके लिए काफ़ी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, ये भी हमने बता दिया सब कुछ कि हम कैसे पढ़ाएंगे। हाँ, मैंने तो ये भी बता दिया शायद आपको कि कितने पार्ट में पूरी की पूरी ये एंशिएंट हम कवर करेंगे। तो शायद मैंने आपको बताया था कि 25 से 30 पार्ट, या कहें 20 से 25 पार्ट में आपको कवर हो जाएगी। लगभग 1 आवर के समथिंग आपकी एक क्लास होगी, 125 मिनट या 130 के आसपास, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी, फैक्ट तो होगा ही, बट एक कहानी होगी, स्टोरी होगी, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे 3D का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देख लेंगे इस वीडियो में ही कि हमने 3D का भी इस्तेमाल किया, 3D पिक्चर्स का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक स्मूथ वे में बहुत ही बेसिक से, मतलब ज़ीरो से शुरू करेंगे। जीरो से, जैसे कि BC का क्या मतलब होता है, AD का मतलब क्या होता है, BCE का क्या मतलब होता है ना, या CE का क्या मतलब होता है, हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा के बाद, इनका क्या मतलब होता है, यहाँ से शुरू करेंगे और बिल्कुल एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक पूरी होलिस्टिक टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम फिर अपनी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट डे से, या कहें सेकेंड पार्ट में, एक एक टॉपिक को फिर उठाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप हमेशा सुनते होंगे कि हिस्ट्री एक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री के बारे में माना यह जाता है, जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिया की हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट में मोटे तौर पे डिवाइड किया है। एक पार्ट उन्होंने रखा है इसको एंशिएंट इंडिया, दूसरा पार्ट इन्होंने रखा है मिडिवल इंडिया, और तीसरा पार्ट इन्होंने रखा है क्या, मॉडर्न इंडिया। ये 3 पार्ट में पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को बांटा गया है। इसी तरीके से आप जब आगे पढ़ेंगे जीएस में तो एक हिस्ट्री और आप पढ़ते हैं, उसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। उस वर्ल्ड हिस्ट्री में भी वैसे कई पार्ट हैं, उसमें भी आपको एंशिएंट इंडिया मिलेगा, उसमें भी आपको मिडिवल मिलेगा, और उसमें भी आपको मॉडर्न मिलेगा। मॉडर्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आप वास्तव में वहीं से ही पढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं पुनर्जागरण या प्रबोधन। मिडिवल आपको नहीं कभी पढ़ने को मिलती है यूरोप की, क्योंकि वो हिस्ट्री है तो हमारे काम की नहीं है। बट आप में से जिन बच्चों ने पीजी किया होगा, जैसे कि मैंने इसमें पीजी किया हुआ है, तो मुझे यूरोप की भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी, और वहाँ की यूरोप की एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ी थी कि उस समय राजा कैसा था, हॉब्स, लॉक, हीगल, इन सबको भी वहाँ पे पढ़ना पड़ा था। तो वो एक तरीके की वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, वो हमें यहाँ नहीं पढ़नी है और प्रीलिम में आती भी नहीं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आप में से जो बच्चे नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, तो उनके लिए यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मैं ठीक है। या जब जीएस हम पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, तो इसलिए इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल इन्हीं 3 की बात करेंगे, ठीक है। जब हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं तो कई सारे हिस्टोरियंस इन 3 पार्ट में बांटने के लिए उस एक डेट को इंपॉर्टेंट बनाते हैं जिसने इतिहास की धारा को पूरी तरह बदल दिया। मोटे तौर पे अगर हम कहें तो एंशिएंट इंडिया के लिए वो ये मानते हैं कि 4 लाख वर्ष पूर्व से लेके 1192 एडी के टाइम पीरियड तक का जो टाइम है वो एंशिएंट इंडिया है, और 1192 से लेके आपका कितना 1526, और 1526 से लेके 1707 तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 1192 से 1707 तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडिवल इंडिया, और 1707 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है वो एक तरीके का आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है। 1707, 1526, 1192 और 4 लाख, इन डेट का क्या मतलब है? देखिए, 4 लाख वर्ष पूर्व का मतलब है कि इस समय मानव ने अपने विकास की यात्रा की शुरुआत की। उसकी विकास की यात्रा कैसी थी, वो 4 लाख वर्ष पूर्व से लेके 1192 एडी तक कैसे आया,
आज हम वास्तव में अपने इस पार्ट में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ये पहले बेसिक छोटे छोटे इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है 1192 की डेट। 1191 में फर्स्ट तराइन की बैटल हुई थी, पहला तराइन का युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 बैटल्स हुई। उन 2 बैटल्स को ही 1191 और 1192 के नाम से जाना गया। उसकी बैटल के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत से ही मेडवल इंडिया की शुरुआत मानी जाती है। 1192 से लेके 1526 के मध्य तक कई सारे दिल्ली सल्तनत के शासक शासन करते हैं अलग अलग वंश के नाम से, जिसमें आप पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, लोदी वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, ठीक है। इन लोगों के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक। तो इन्हीं में 1526 को अंतिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी की बाबर के साथ में लड़ाई होती है, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, 1526। और उस 1526 के युद्ध में लोदी वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और यहीं से बाबर भारत में सत्ता की स्थापना करते हैं। और बाबर ने फिर इसका नाम रख दिया मुगल सत्ता। क्यों? क्योंकि माना यह जाता है कि बाबर जो थे वो वंशानुगत रूप में मंगोलों से प्रभावित थे, यानी कि माता पिता का, ये आपको नहीं पढ़ना फालतू की चीजें कि उनकी माता कौन थी पिता कौन थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको मुगल सत्ता कहा गया। और 1526 से लेके 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक के टाइम पीरियड को मुगल साम्राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई सारे क्षेत्रीय राजवंश अलग अलग पूरे भारत में इस्टेब्लिश हो गए। मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां की बात हो, हैदराबाद में अलग है चिनक्लीज खां की बात हो, अवध के नवाब की बात हो, सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य विखंडित हो जाता है और यहीं से अंग्रेज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और 1755, 56, 57 के टाइम पीरियड तक आते आते प्लासी की बैटल, यानी कि 1757 और फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज अपनी सत्ता को और मजबूती प्रदान करके आगे चल के भारत विजय के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, वहां पे मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब है कि सारी टाइमलाइन आप एक तरीके से ऐसे समझ गए, ठीक, कि मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से चेंज किया, किस तरीके से अंग्रेजों ने चेंज किया और किस तरीके से मानव के विकास की यात्रा ने अपने आप को एंशिएंट टाइम पीरियड तक ले गए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक एक उठाते हैं एंशिएंट इंडिया को। जब मेडवल पढ़ाएंगे तो वहां पे फिर इस सेगमेंट को कवर करेंगे, मॉडर्न में ऑलरेडी हमने इसको कवर कर ही दिया है टाइमलाइन को, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में आज हम बेसिक पढ़ते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको पूरा एंशिएंट का बेसिक से कवर कराते हैं। देखिए इतनी बातें उम्मीद है कि आपने समझ ली होंगी, इतनी पूरी की पूरी स्टोरी बेसिक ढंग से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। मैंने आपको ये बता दिया कि हिस्ट्री कितने टाइप की है। अब हम आपको ये बताएंगे कि एंशिएंट इंडिया में क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखिए एंशिएंट इंडिया को जब हम पढ़ते हैं तो मोटे तौर पर एंशिएंट इंडिया को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। 3 पार्ट में मतलब क्यों? क्योंकि एंशिएंट इंडिया भी अपने आप में 3 पार्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे कैसे 3 पार्ट में इन्होंने बांटा, पहला इन्होंने बोला कि पहली जो एंशिएंट इंडिया है वो है प्रागैतिहासिक काल। अब इसका एक एक मतलब बताएंगे। दूसरा जो है इसको उन्होंने बोला आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा जो है इसको बोला ऐतिहासिक काल, या कहें ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। इसकी टाइमलाइन के संदर्भ में इन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो कि पूरा पाषाण काल, या कहें कि पूरा का पूरा
पाषाण काल से संदर्भित है, ठीक है, यानी कि जिसमें सब कुछ पत्थर का ही था, यानी कि पत्थर के औजार थे, पत्थर के मकान थे, पत्थरों का ही लोग उपयोग करते थे। तो इस काल को इन्होंने नाम दे दिया कि ये प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, इतिहास के पहले का काल। कई जगह पे आपको प्राग का प्राक मिलेगा, ठीक है, इसको पहले बोलते हैं, ठीक। और इसकी टाइमलाइन इन्होंने रखी कितनी, इसकी टाइमलाइन इन्होंने रख दी 4 लाख BC से 10,000 BC। अब आपके दिमाग में आया होगा BC का क्या मतलब है, तो देखिए यहीं पे समझ लेते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक, तो हिस्ट्री में 2-3 चीज़ें आप पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ईसा पूर्व, एक पढ़ते हैं ईसा बाद या कहें ईसवी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसको आप पढ़ते होंगे BC, इसको आप पढ़ते होंगे AD, ठीक। कई बार इस BC को ही कई लोग BCE लिख देते हैं और AD को कई बार CE लिख देते हैं, ठीक है। इतने प्रकार के टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखो BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के पहले। ईसा का मतलब यही ईसा मसीह, ठीक है। अभी यहाँ पर बस इतना ही समझो। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा। ईसवी बाद या कहें AD, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा के समय से, ठीक है, ईसा मसीह के समय से। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब जो चल रहा है। समझ रहे इतनी बात। अर्थात अगर मैं आपसे कहूँ मैथ में एक ऐसी आप सीधी लाइन बनाइए, बीच में यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो इस 0 को कहा जाएगा ये ईसा मसीह का जन्म है। इस तरफ जितना आप जाएंगे इसको माना जाता है ये BC होता है, और इस तरफ जितना जाएंगे इसको माना जाता है AD होता है, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं घटित हुई वो सब की सब BC कहलाएं, बिफोर कॉमन एरा कहलाएं, ठीक, या बिफोर क्राइस्ट कहलाएं। ईसा मसीह के बाद जो घटनाएं घटी वो एनो डोमिनी कहलाएं या कहें AD कहलाएं या कहलाएं ईसा की बाद कहलाएं, ठीक है। तो अब आपको अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए 2500 BC तो इसका मतलब है ईसा के पहले। अगर आपको मिल जाए 200 AD तो इसका मतलब है ईसा के बाद। एक और सामान्य सी लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहें तो ये समझिए AD का मतलब है वर्तमान आधुनिक से। जैसे आप अभी देख रहे हैं ना 2022 चल रहा है, तो 2022 ये जो आया है तो कितने वर्ष हो गए, 2022 वर्ष हो गए ईसा मसीह के बाद से, ठीक है। तो 2022 के पहले कोई तो एक रहा होगा, तो वो जो एक है वही ईसा मसीह है और वही 0 है। तो 1 से लेके 2022 तक की यात्रा हमारी AD कहलाई। इसके पहले की जो यात्रा हुई वो BC कहलाई। एक और यहाँ पे सामान्य सा मतलब ऐसे समझिए कि ये 0 होता है तो यहाँ पे सारी संख्याएं इधर प्लस होती जाएंगी, यानी कि आपके राइट हैंड में जो भी चीजें आएंगी वो सब की सब प्लस होती जाएंगी। और जब आप इसके आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एक हिसाब से इस तरफ को तो ये सब माइनस रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ये बताइए, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ठीक। एक चीज बताइए मुझे, अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला 10,000 वर्ष, तो ऐसे करके यहाँ 10,000 होगा। अब 10,000 से अगर हमें घटना हुआ, करंट में आना हुआ, तो 10,000 के बाद 9,000 आएगा, 9,000 के बाद 8,000 आएगा, 8,000 के बाद 7,000 और फिर 1,000। अर्थात BC में जो होता है, BC से AD की ओर आने पर वर्ष कम होते हैं। जैसे यहाँ 4 लाख से 10,000 ये क्या था, BC था, यानी 4 लाख से हम 10,000 पे आए। तो अब हम अगर आगे जाएंगे तो क्या होगा, 10,000 से हो सकता है 2500 हो, 2500 से हो सकता है 1500 हो, तो ये कम होता जाएगा, AD में बढ़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे मौर्य काल तक, ठीक है, आपको हमेशा
टाइम घटता हुआ मिलेगा और गुप्त काल से या कहें मौर्योत्तर काल से आपको टाइम हमेशा बढ़ता हुआ मिलेगा। इसीलिए मौर्य काल में आप हमेशा पढ़ेंगे अशोक के टाइम पीरियड को बीसी में, और गुप्त काल में आप चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे एडी में। ठीक है, इतनी बातें अगर नहीं समझ में आई है तो इसको फिर से रिकॉल करिएगा, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और नहीं भी आती कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीएचडी इस पर आपको नहीं करनी है। ठीक है, जितना समझ में आ गया इतना ही ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। बस इतना पता हो कि हाँ बीसी एडी का मतलब इतना होता है कि बीसी का मतलब पहले की चीज़ें, एडी का मतलब वर्तमान की चीज़ें। ठीक, मैं ये कह रहा था कि हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा एंशिएंट को, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने कहा कि ये पाषाण काल के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसी पाषाण काल को इन्होंने 4 लाख से लेके 10,000 तक के टाइम पीरियड में बांट दिया। ठीक है, इसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को और वैदिक संस्कृति को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को रखा और कहा कि 10,000 के बाद या कहें 2500 बीसी से लेके आपकी 500 या 600 आप मान सकते हो, 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो आद्य ऐतिहासिक है, और 600 के बाद का जो टाइम पीरियड है वो हमारा ऐतिहासिक है। अर्थात एक तरीके से आप कह सकते हो 6ठी शताब्दी के जो आंदोलन हुए या द्वितीय जो नगरीकरण हुआ वो ऐतिहासिक के संदर्भित में आता है। ठीक है, इतनी बातें हम समझ गए कि क्या ऐतिहासिक के संदर्भ में आता है, क्या आद्य क्या आता है, क्या प्रागैतिहासिक में आता है। ठीक है, इतनी टाइमलाइन समझनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप इतना समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल की स्थिति ऐसी है और प्रागैतिहासिक काल में हमने 3 पार्ट में इसको बांट दिया। क्या क्या बांटा था? एक हमने बांटा था पूरा पाषाण काल, एक हमने बांटा था मध्य पाषाण काल, एक हमने बांटा था नवपाषाण काल। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिल जाएगा। ठीक, ये 4 लाख से लेके 10,000 तक का टाइम पीरियड हमने इसको माना था। ठीक, यहाँ 10,000 से लेके आपको लगभग 5,000 तक का टाइम पीरियड है, और यहाँ 5,000 से लेके लगभग 2,500 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। ये 3 के 3 ऐसे बांटे गए। ठीक, इसी के बाद जब मैंने आपको बताया दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें इन्होंने 2 को रखा, हड़प्पा को। हड़प्पा को माना जाता है 2500 बीसी से लेके कितना, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, इसी तरीके से वैदिक संस्कृत को माना जाता है 1500 से लेके कितना, 600 बीसी तक। अब यहाँ 2 बातें ध्यान रखना, 2500 बीसी से लेके 1750, तो ये बीच का 250 वर्ष कहाँ गया, क्योंकि 1500 आ गया। फिर इस 250 वर्ष के बारे में इतिहास में किसी को कुछ भी नहीं पता, तो ये टाइमलाइन ऐसी ही स्किप कर दी गई और कहा गया कि 1500 से 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था वो वैदिक संस्कृति था, वैदिक संस्कृति। ठीक, हड़प्पा सभ्यता। अब देखो यहाँ पे 2 बातें, हड़प्पा सभ्यता बाकी तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, अभी तो हम बस एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं टाइमलाइन का। हड़प्पा सभ्यता में एक वर्ड आपने देखा, इसका नाम था सभ्यता, और अभी आपने संस्कृति एक वर्ड देखा। ठीक है, वैदिक में सभ्यता का हमेशा मतलब आएगा शहरीकरण से। ठीक है, यानी कि शहरीकरण जब डेवलप होगा तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा सभ्यता, और जहां ग्रामीण स्थिति होगी उसको डिफाइन किया जाएगा संस्कृति से। सामान्य सा अंतर है, बेसिक के लिए बस पता हो, इसीलिए आप पढ़ेंगे हड़प्पा में शहरीकरण या कहें नगरीकरण देखने को मिलता है। वैदिक कल्चर जो था पशुपालन आधारित था, ग्रामीण इकोनॉमी थी, पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझ जाइए। ठीक, वैदिक संस्कृति जो थी, इस वैदिक संस्कृति को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट है 1500 से लेके 1000 बीसी तक का, दूसरा पार्ट है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का। 1500 से 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है,
और 1000 से 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। इतना अंतर आप समझ के होंगे। कहने का मतलब कि हम 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को समझ गए कि ये डिफरेंस है। 600 बीसी के बाद फिर टाइम पीरियड चेंज होता है, जिसको बोलते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कई आंदोलन हुए जो कि द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय नगरीकरण वास्तव में इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला नगरीकरण हड़प्पा को माना गया। ठीक है, तो द्वितीय नगरीकरण की फिर घटना होती है। द्वितीय नगरीकरण के दौरान ही आपको बौद्ध और जैन आंदोलन मिलेंगे। इसी समय आपको 16 महाजनपद मिलेंगे। ये कहानी अभी हम आपको आगे कवर कराएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे आपको रोकना चाहते हैं। रोकना इसलिए कि ये तो समझो कि पूरा पाषाण क्यों कहा, मध्य पाषाण क्यों कहा, नव पाषाण क्यों कहा। ठीक है, ये भी समझो कि हड़प्पा सभ्यता क्यों आई और वैदिक संस्कृति के बारे में कहाँ से स्थिति ऐसी बनी। ठीक है, और इसको डिवाइड क्यों किया गया, किस आधार पे किया गया। ठीक है, इस चीज को भी तो समझना जरूरी है कि हम बस ऐसे ही पढ़ते चलें कि हाँ कैटेगराइज क्यों किया गया। देखिए, जब मैंने आपको ये बोला था कि हिस्ट्री में एंशिएंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जब मैंने आपको बोला, एक बोला मैंने प्राग ऐतिहासिक, एक मैंने बोला आपको आद्य ऐतिहासिक और एक मैंने आपको बोला ऐतिहासिक। इसको डिवाइड करने का मेन कारण है स्रोत। कहते हैं कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास फैक्ट होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए। तो तथ्य और तर्क के आधार पर ही इतिहास पढ़ा जाता है, क्योंकि इतिहास वो चीज है जो बीत गया है। क्या बीता है इसका अगर प्रमाण ही नहीं होगा तो हम कैसे समझेंगे कि हिस्ट्री में ऐसे हुआ। तो प्रागैतिहासिक के बारे में जब प्रमाणों की बात आती है तो कहा जाता है कि यहाँ पर केवल पुरातात्विक स्रोत ही हैं। ठीक है, यहाँ कोई साहित्यिक स्रोत नहीं। क्यों नहीं, अभी आपको बताएंगे। ठीक, दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक है, इसमें आपको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिलते हैं, लेकिन हम पूरा साहित्यिक जो स्रोत हैं इनको पढ़ नहीं सकते, इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। ऐतिहासिक के अंतर्गत हमें जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और जो पुरातात्विक मिलते हैं, इन दोनों को हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इनको ऐसे डिवाइड किया गया कि प्रागैतिहासिक वो ऐतिहासिक का काल है जिसमें पुरातात्विक स्रोत हैं लेकिन साहित्यिक स्रोतों का अभाव है, अर्थात केवल पत्थर और उनके औजारों को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि मानव का जीवन कैसा रहा होगा। उनके अवशेषों का अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं कि मानव ने अपना विकास कैसे किया होगा। उसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक में हमें साहित्यिक स्रोत मिलते तो हैं, अभिलेखों के रूप में लिपि मिली है, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक में हमें स्रोत भी मिले, साहित्य भी मिला, पुरातत्व भी मिला और हमने उसको इनकोड भी कर लिया, यानी कि पढ़ भी लिया, इसीलिए ये ऐतिहासिक कहलाता है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्राग से लेके आद्य तक आपको हर एक कहानी के रूप में पढ़ना है। मतलब क्योंकि उसके लिए तथ्य है नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि मानव ऐसा रहा होगा और ऐसा उसने जीवन बिताया होगा। लेकिन जब आप ऐतिहासिक में आएंगे तब आप ये पढ़ेंगे कि नहीं ऐसा था। आप ये देखेंगे कि हाँ मौर्य साम्राज्य था। क्यों? क्योंकि आपको मेगास्थनीज मिल जाएंगे, आपको कौटिल्य मिल जाएंगे, आपको अभिलेख मिल जाएंगे अशोक के। तो ये कहानी यहाँ से बदल जाती है। इसीलिए जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो इसीलिए बोरिंग लगती है क्योंकि साहित्यिक स्रोत ही नहीं है, तो कोई कुछ भी कह दे रहा है। किसी ने कोई चित्र देखा, कोई पत्थर देखा, उसी के आधार पे गढ़ लिया कि मानव ऐसा रहा होगा, मानव के विकास का प्रक्रम ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ के ऐसे ऐसे यहाँ पे बातें बताई जाती हैं और हिस्ट्री को ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब हम एक कहानी के रूप में हिस्ट्री को थोड़ा स्पीड में कवर करते हैं, क्योंकि फिर अगर यहीं पढ़ेंगे तो फिर अगले पार्ट में हम पूरा पाषाण नव पाषाण को क्या पढ़ेंगे। ठीक है,
तो एक बार हम कहानी के रूप में आपको यहाँ बता देते हैं पूरी हिस्ट्री ओवरव्यू मानव के विकास की यात्रा को। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, माना यह जाता है कि 4 लाख वर्ष पूर्व जब मानव इस धरती पे आया तो वो सबसे पहले कहाँ आया था? वो सबसे पहले आया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वो आगे बढ़ता हुआ यूरोप गया, यूरोप से वो आगे बढ़ता हुआ एशिया की ओर गया और एशिया में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मानव की इस विकास यात्रा में कई बार उतार चढ़ाव आए और वो भारत या कहें उस समय के संपूर्ण भारत जो अफगानिस्तान से लगता है उसके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पास में जाकर रहने लगा। इसी समय को लोगों ने पाषाण काल के संदर्भ में संदर्भित किया। क्यों? क्योंकि उस समय मानव जो था एक कपी के समान था, कपी का मतलब बंदर के समान था, और वो हर एक चीज में पत्थरों का उपयोग करता था। चाहे उसको शिकार करने की बात हो, चाहे उसको भवन की बात हो, चाहे उसको सुरक्षा की बात हो, चाहे उसको रहने के लिए गुफाओं की बात हो, हर जगह पे पत्थरों का उपयोग करता था। इसीलिए इस काल को नाम दिया गया पाषाण काल। पत्थर के साइज के आधार पे धीरे धीरे वो विकसित हुआ, उसने अपनी सोच को विकसित किया। पूरा पाषाण काल में जब मानव था तो वो असभ्य था, नंगा था, ऐसे ही घूमता रहता था, ठीक है। जो पेड़ से फल मिल जाते थे जिनको कंदमूल फल कहते थे वो खा लेता था। जो जानवर शिकार करने के बाद किसी मांस को छोड़ देता था तो वो उसी कच्चे मांस को खा लेता था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि इस मांस को हमें पकाना है, या कहें उसे इस बात की भी समझ नहीं थी कि मांस को पकाया कैसे जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब विकास की यात्रा आगे बढ़ रही थी, 4 लाख वर्ष से आगे जब वो 2 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष, हजारों की स्थिति में आ गया तो उसने धोखे से आग की खोज कर ली। धोखे से आग की खोज का मतलब कि वो एक बार शिकार कर रहा था और उसने एक पत्थर को फेंक कर मारा जो दूसरे पत्थर से टकरा गया। टकराने के बाद वो जिस जगह पे पत्थर था वहां पे सूखी पत्तियां थीं, तो उनमें चिंगारी के कारण आग लग गई। आग लगने के बाद उसको लगा कि ये क्या चीज है। उसने उसको देखा तो लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, रात में ये रोशनी हमको दे रही है, इससे जानवर डर के भाग रहे हैं, और अगर इसी में हम मीट को डाल देंगे, कच्चे मांस को डाल देंगे तो वो और स्वादिष्ट हो गया। अर्थात आग की खोज ने मानव को विकास की यात्रा में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उसने अपनी सुरक्षा श्योर की, पका मांस खाने लगा और धीरे धीरे करके वो जंगलों को साफ करने लगा। जब वो जंगल साफ करने लगा, एक जगह पे रहने लगा, तो उसने सोचा कि अब जानवर भी खत्म हो रहे, अब कंदमूल फल भी खत्म हो रहे क्योंकि एक लिमिट में है और इनकी संख्या भी बढ़ रही थी। तो क्या किया जाए? तब इन्होंने एक जगह रहकर कृषि की ओर अपने आप को उन्मुख किया। कैसे किया, क्या नहीं किया, कहाँ से कौन से एविडेंस मिले, वो अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी बस समझ लो कि हाँ ऐसे ऐसे मानव कृषि की ओर उन्मुख हुआ। जब कृषि की ओर उन्मुख हुआ तो उसने कई सारी फसलों को उपजाना शुरू किया, बेसिक में गेहूं, जौ, चावल, इन सारी चीज़ों को, और उपजाने के बाद एक जगह रहने लगा। कहते हैं कि यही इसका उपजाना और एक जगह रहना पत्थर से इसको ताम्र की ओर ले गया, यानी कि तांबे की ओर ले गया, क्योंकि तब तक धातु भी एक मिल गई थी तांबे की, ठीक है। तो इसने पत्थर और तांबे का उपयोग करते हुए एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, और जो ही इसने प्रमोट किया, एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा, या कहें अधिशेष की मात्रा जब बढ़ने लगी, तो अधिशेष को इसने बेचना शुरू कर दिया। उस बेचने से शिल्प उद्योग को इसने बढ़ावा दिया, और शिल्प उद्योग के बढ़ावा देने से व्यापार वाणिज्य फला फूला। व्यापार वाणिज्य से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगा, जिससे समृद्धि आने लगी, नगरों का विकास होने लगा,
और इसी नगरों के विकास के प्रक्रम को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज के पीक के बाद उसका लो पॉइंट भी आता है, या कहें कि किसी भी परिपक्वता के बाद उसका पतन का भी समय आता है। तो हड़प्पा सभ्यता भी अपनी परिपक्वता की स्थिति को पार करने के बाद पतन की ओर उन्मुख हो गई। क्यों पतन हुआ, किस कारण से पतन हुआ, इसके बारे में आज तक हिस्टोरियंस में डिबेट है और हम भी इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे बाढ़ आ गई होगी, कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे नगरों का विकास ही समाप्त हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि नदियों ने अपना मार्ग ही परिवर्तित कर लिया, कुछ लोगों ने कहा कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा, कुछ भी नहीं पता। तो जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो हड़प्पा तक की कहानी आप यहां तक समझ गए कि हड़प्पा का ऐसे विकास हुआ। हड़प्पा के बाद 250 वर्षों का इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो इसीलिए इस 250 वर्षों के इतिहास को हम स्किप कर देते हैं और 1500 से एक नए इतिहास की शुरुआत करते हैं, जिसको हम ग्रामीण संस्कृति के रूप में जानते हैं, या कहें जिसको हम वैदिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आप ऋग्वैदिक पढ़ते हैं, आप उत्तर वैदिक पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं। एक है हमारे यहाँ ऋग्वेद, ठीक है, एक है हमारे यहाँ अथर्ववेद, एक है हमारे यहाँ यजुर्वेद और एक है हमारे यहाँ सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं का उल्लेख है, मंत्रों का, जैसे वृत्त यत्नेन संदच्छित च वित्तमया याति च अक्षीणो वृत्तस्ता क्षीणो क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, या ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचिम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्यथा मा गृधा कश्वित धनम। ये श्लोक मिलते हैं। श्लोक का मतलब ईश्वर का आवाहन करना। तो उस समय ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के लोग ईश्वर का आवाहन करते थे, तो इसीलिए उस काल को हमने कह दिया ऋग्वैदिक काल। उसके बाद में 3 वेद और लिखे गए, जिनमें अथर्ववेद था, जिसमें कर्मकांड वगैरह जिक्र आता है, तंत्रवाद के जिक्र है। दूसरा यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ की प्रधानता है, यज्ञ के संदर्भ में कर्मकांडों को बताया गया है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में, जो आप ये सा रे गा मा पा दा नी सा पा पढ़ते हैं, इससे संदर्भित है। और इसी दौरान उत्तर वैदिक काल के दौरान ही आपको कई सारे उपनिषद, वेदांत, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब मिलेंगे। ये सब वास्तव में इन्हीं 4 वेदों के संक्षिप्त रूप हैं, यानी कि एक एक लाइन को कहीं पे डिफाइन करके पूरी बुक बना दी गई, कहीं पे एक एक टॉपिक को डिफाइन करके, जैसे आप लोग मोटे तौर पे एक हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, फिर उसी हिस्ट्री को एंशिएंट में बदल दो, फिर उसी को हड़प्पा में बदल दो, तो हुआ तो एक ही ना। तो वैसे ही इनको बाद में ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथों में, वेदांत में, उपनिषदों में, इनमें डिवाइड किया गया, पुराणों में, ठीक है, तो इनमें डिवाइड किया गया। आपको बस बेसिक के लिए 2-3 बातें याद रख लें कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। 18 हमारे यहाँ पुराण है, जिसमें मार्कंडे, ठीक है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण ये पढ़ते हैं, ठीक। 108 उपनिषद हैं, ठीक है, जिसमें आप कठोपनिषद, मांडुक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक, और 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इनको हम आगे पढ़ाएंगे वैसे, लेकिन इतना बस बताओ 4, 8, 4, 18, 108 और 2, ठीक, इतनी बेसिक बातें आपको बताओ। तो उस समय क्या था कि ग्रामीण संस्कृति आ गई। तांबा था, तांबे के कारण कृषि की उपज उतनी होती नहीं थी, पशुपालन ज्यादा था, तो पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण उस समय एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं बचा, और जब सरप्लस ही नहीं बचा, लोगों के पास केवल खाने के लिए ही अन्न होता था, तो वो बाहरी एक्टिविटी में उतना नहीं जा पाए, जिस कारण शिल्प का विकास उतना नहीं हो पाया। शिल्प का मतलब है एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर, या एक तरीके का छोटे छोटे उद्योग धंधे, ठीक है, कुटीर उद्योग आप एग्जाम्पल के रूप में। और जब कुटीर उद्योग का इतने लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो व्यापार वाणिज्य सीमित रहा, और सीमित व्यापार वाणिज्य के कारण ये कभी नगरी सभ्यता के रूप में नहीं बदल पाए।
बट 600 ईसा पूर्व के समय तक आते आते बौद्ध और जैन आंदोलन ने क्या किया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में योगदान दिया। कैसे दिया वो भी बता रहे, लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे यानी कि 1000 BC का टाइम पीरियड, तो इस समय तक लोहे की खोज हो जाती है और लोहे की खोज ने जमीन को और गहराई से जोतने में योगदान दिया। उसकी जो फाल बनती थी लोहे की, वो हल को जमीन में नीचे तक और गहराई से जोतने में उपयोगी सिद्ध हुई, जिस कारण गंगा का जो मैदान था, गंगा की जो बेल्ट थी, वहां पे खेती तेजी से पनप सकी, क्योंकि दोआब का मैदान था, दो नदियों के बीच का, गंगा यमुना के बीच का, उस समय सरस्वती भी मानी जाती है, ठीक। तो वहां की जमीन उर्वर होने के कारण वहां पे अन्न की मात्रा में बढ़ोतरी हुई और इतनी बढ़ोतरी हुई कि सरप्लस काफी तेजी से बढ़ गया और काफी तेजी से सरप्लस बढ़ने के कारण फिर से यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई, यानी कि शहरीकरण आ गया। वही शहरीकरण किस प्रोसेस से आया होगा कि सरप्लस बचा, सरप्लस से हमारी शिल्प इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, शिल्प से व्यापार वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य से समृद्धता आई और समृद्धता से लोग पक्के मकानों में, पक्की सड़कों में रहने लगे। तो इस तरीके से द्वितीय नगरीकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन इसी समय ऋग्वैदिक काल में प्रचलित जन, छोटा सा एक कबीला हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो जनपद में यानी कि जिलों में बदल गया और उन्हीं जनपदों से आगे जाके महाजनपद बने। क्यों बने, लड़ाइयाँ हुई थी, ये सब आगे टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे। तो जन से महाजनपद तक की कहानी आप समझ गए। जब वो 16 महाजनपद बने तो आपस में उनमें भी लड़ाई होने लगी और उन 16 महाजनपदों के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य उभरा जिसको मगध साम्राज्य के रूप में जाना गया। मगध साम्राज्य में कई सारे राजा थे, घनानंद वगैरह, ठीक है। लास्ट में घनानंद को हरा के या कहें सत्ता से बेदखल करके मौर्य वंश के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने गद्दी प्रदान की। कैसे प्रदान की वो मौर्य काल में पढ़ेंगे। और इस तरीके से भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये मौर्य वंश की स्थापना पूरे के पूरे इतिहास में या पूरे के पूरे प्राचीन काल में एक, आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ हिस्ट्री की दृष्टि से। और इस मौर्य साम्राज्य ने आसपास के सभी क्षेत्रीय वंशों को पराजित करके एक साम्राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की। चक्रवर्ती का मतलब होता है जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती हों, ठीक है। तो उसने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की और उस चक्रवर्ती साम्राज्य में कई सारे महत्वपूर्ण राजा हुए, चाहे उसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हो, चाहे आप उसमें बिंदुसार को पढ़ते हो, चाहे आप उसमें अशोक को पढ़ते हो। और अशोक के बाद फिर उसके जो बेटे हैं दशरथ वगैरह, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो 3 राजाओं के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल है, क्या इन्होंने किया काम, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक। इसके बाद पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और इसी को मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इतिहास अपने आप को ऐसे आगे बढ़ाता रहता है। मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल में कई सारे राजा हुए और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। इसके बाद साउथ इंडिया में भी संगम युग चल रहा होता है, उसमें भी कई सारे वंश आप पढ़ेंगे, चोल, चेर, पांड्य वगैरह। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री कुछ इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो अब हम एक बार आपको कॉपी में जो आपको नोट्स दिया है उस हिसाब से भी आपको दिखा देते हैं जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने आपको बताई, ताकि आप समझ जाएं। जैसे मैंने अभी आपको ये बता दिया कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ, 3 भाग मैंने आपको बताए, ठीक है। 3 भाग में जो मैंने आपको बताया वो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। विश्व इतिहास पढ़ना नहीं इसलिए उसको हमने हटा दिया। एंशिएंट में मैंने आपको बताया 20 लाख, कई जगह पे 4 लाख मिलता है, कई जगह पे 40 लाख मिलता है। 20 लाख से 1200 AD, मध्यकालीन को 1200 AD से 1760, मतलब आप इसको 1192 ही मानना, इसको 1192 तक ही, ठीक है। आधुनिक भारत 1707 से 1947 और इसके बाद फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं 1947 से 1964।
1964 से 1992 एंड 1992 से 2000, यानी कि 1992 के मध्य का जो है वह आत्मनिर्भर भारत, और फिर उसके बाद बहुध्रुवी भारत, और अब हम न्यू इंडिया पढ़ते हैं मोदी जी की सरकार में। ठीक है, एंशिएंट इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है, क्यों बांटा गया? क्योंकि इस समय जो उपकरण हमें मिले वो विशेषतः पत्थरों के बने थे। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी साक्ष्य साहित्यिक नहीं है। मानव इस समय असभ्य था, बर्बर था। अभी आपको पिक्चर भी एक दिखा देंगे 2 मिनट की। ठीक है, ये सारी स्टोरी आपकी कवर हो जाएगी। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, जिसमें मैंने बोला साहित्यिक और पुरातात्विक हैं तो, लेकिन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका, जिसमें आप हड़प्पा के बारे में और वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। देखो, वैदिक संस्कृत जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे अभी हम मंत्र वगैरह बोल दे रहे हैं, तो जो ऋग्वेद है वास्तव में, या जो हमारा अथर्ववेद है, उसको सब लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो संस्कृत ओरिजिनल संस्कृत है। हम लोग इसलिए पढ़ पाते हैं इन चीज़ों को क्योंकि हम वेदांत पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम पुराण पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमको वेद अब सरल लगने लगे। लेकिन जब उस शुरुआत में ऋग्वेद आया, या ऋग्वेद आज भी जब हम उसको देखते हैं लिपियों को, तो उस हिसाब से हम उसको इनकोड नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग व्याख्या है वेदों के लेकर, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो वो जटिल संस्कृत है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं और पुरातात्विक भी हैं, और इस समय तक मानव सभ्य बन गया। सभ्य का मतलब वही कि हाँ, हमें ऐसे एग्रीकल्चर करना चाहिए, समाज होता है, रीति रिवाज होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इस समय पुरातात्विक, साहित्यिक और यहाँ तक कि विदेशी वर्णन भी मिलते हैं। घटनाओं की बात करें तो पुरापाषाण काल 20 लाख से 10,000 BC तक, BC का मतलब समझ गए। मध्यपाषाण काल 10,000 से 6,000 BC, नवपाषाण 6,000 से 3,000 BC या 2,500, और हड़प्पा सभ्यता 2,500 से 1,700 BC। कई बार यहाँ पे 1,750 भी आपको देखने को मिलता है। फिर बात आती है वैदिक सभ्यता की, जो 1500 से 600 BC के मध्य है। 1500 से 600 BC के मध्य मैंने आपको बताया था कि 1000 BC तक, यानी कि 1500 से 1000 BC तक ये आपकी ऋग्वैदिक है, और 1000 BC से लेके 600 BC तक आपकी उत्तर वैदिक है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर बात आती है 600 BC की। 600 BC के दौरान कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, जिसमें बौद्ध और जैन प्रमुख थे। हालांकि उससे भी पहले वहाँ पे और जैसे भागवत, शैव, आजीवक ये संप्रदाय थे, वो भी अपना आंदोलन करते थे। बट फेमस उस समय बौद्ध और जैन थे। क्यों हुए आंदोलन, क्या कारण था, ये आपको अगले कुछ पार्ट्स में पता चलेगा, अभी यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, उसी के दौरान 16 महाजनपद आए। 16 महाजनपद कैसे आए? वास्तव में ऋग्वेद में जो समाज होता था, पॉलिटिकल सिस्टम होता था, वो जन केंद्रित होता था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो जनपद में बदल गया, और उत्तर वैदिक के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये महाजनपद में बन गया। महाजनपद उसमें 16 थे, जिसमें आप अंग वगैरह पढ़ते हैं, गांधार वगैरह पढ़ते हैं, अवंती वगैरह पढ़ते हैं, है ना, वत्स वगैरह पढ़ते हैं। तो वो 16 महाजनपद क्या थे? लेकिन इन्हीं 16 महाजनपदों के मध्य जब आपस में लड़ाई हुई, तब यहाँ पे मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। उस मगध राजवंश में, जैसे आप बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं, कई बार बच्चे बिंबिसार और बिंदुसार के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। बिंबिसार जो था वो मगध राज्य का एक तरीके से संस्थापक था, मगध साम्राज्य का। ठीक है, आज का पाटलिपुत्र या पटना के आसपास का क्षेत्र। और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का बेटा, या कहें अशोक के पिताजी। ठीक है, तो बिंबिसार और बिंदुसार में डिफरेंस है। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, और बिंदुसार आपका मौर्य वंश का। ठीक है, ये इतनी चीजें क्लियर हुई। 544 BC से 400 BC के मध्य मगध साम्राज्य था। 412 BC के टाइम पीरियड पे ही उसी समय कई सारे विदेशी आक्रमण हुए, जो कि 323 तक बने रहे, और 323 में आखिरकार घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पूरा का पूरा मौर्य वंश 323 से लेके 184 BC तक, यानी कि अशोक की मृत्यु तक बना रहा। उसके बाद
दशरथ जो उनका सुपुत्र था उसको पुष्यमित्र शुंग ने, जो सेनापति था, उसने हरा दिया और आगे चल के शुंग वंश की स्थापना की, जिसको मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य के बाद। जैसे कई जगह पे आप पढ़ते होंगे पूर्वोत्तर और कई जगह पे आप पढ़ते होंगे उत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब होता है पहले, अर्थात अगर हम 100 की बात करें तो इस 100 में 1 से 50 तक की चीज को हम कहते हैं पूर्वोत्तर और 51 से 100 तक की चीज को कहते हैं उत्तर। ठीक है, तो कई बार आपको उत्तर और पूर्वोत्तर के बारे में जानकारी मिलेगी। मौर्योत्तर काल में कई सारे वंश थे, जैसे शुंग वंश थे, उसमें छोटे छोटे राजा हुए, पुष्यमित्र के बाद हरा के फिर कर्ण वंश की स्थापना हुई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी में आंध्र सातवाहन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और भी कई छोटे छोटे विदेशी आक्रमण हुए, यानी कि कई बार भारत में विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें शक, हिंद, पार्थियन, पहलव और कुषाण। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुषाण। कुषाण में कनिष्क। जब हम कनिष्क को पढ़ेंगे तो इसी समय हम एक बार फिर से ये देख लेंगे कि गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट क्या थी। ठीक है, यही स्थिति दक्षिण भारत में थी। उस समय संगम युग चल रहा था। संगम युग 100 एडी से लेके 250 एडी। अब आप समझ गए एडी का मतलब, यानी कि बीसी यहाँ पे नहीं था क्योंकि वो हिस्ट्री मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो 100 एडी से 250 एडी, इसमें आपको चेर, चोल और पांड्य राजवंश देखने को मिलते हैं। फिर उत्तर की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य आता है, जो कि मौर्योत्तर के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य बनता है 319 से लेकर 454 एडी तक। ठीक है, हूणों का आक्रमण होता है, गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है, वो गुप्तोत्तर में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में कई छोटे छोटे राजवंश, चाहे वो चौहान वंश हो, गढ़वाल वंश हो, गुर्जर प्रतिहार हो, मालवा के परमार हो, गुजरात के चालुक्य, अहिनवाड़ या जेजाक भुक्ति के चंदेल। इसी में आप तो खजुराहो टेम्पल वगैरह ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे और वंश आपको मिलेंगे, बंगाल का पाल वंश, जिसमें आप विक्रमशिला वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सेन वंश, शाही वंश। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो तथ्य के रूप में बस इंपॉर्टेंट होंगे, ये एक ही पार्ट में सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कश्मीर के कई राजवंश हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ठीक है, भारत पर फिर अरबों का आक्रमण होता है 712 के आसपास, मोहम्मद बिन साम जिसके बारे में आप जानते हैं। तुर्क आक्रमण होते हैं महमूद गजनवी के। ठीक है, 1009 से 1027 के मध्य, कहते हैं 17 बार उसने आक्रमण किया था। और फिर आगे चलकर उसी क्रम में गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, और मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने एक तरीके से एंशिएंट इंडिया को डिवाइड कर दिया मेडिवल इंडिया में। ठीक है, तो गौरी के बाद की जो कहानी है, या कहें गौरी के आक्रमण के बाद की जो कहानी है, 1192 से 1526 तक, या कहें 1707 तक, वो मेडिवल में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हमें केवल पढ़नी थी। ठीक, दक्षिण भारत के और छोटे छोटे वंश देखेंगे। राष्ट्रकूट क्या थे? वाकटक, बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक, पल्लव और चोल साम्राज्य। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। मतलब हमने यहाँ पे आज बेसिक से ये देख लिया कि एंशिएंट इंडिया का पूरा टाइम पीरियड क्या था। आगे पूरा पाषाण काल, अभी तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री हमें कवर करनी होती है। मतलब 4 लाख वर्ष पूर्व से लेके 1192 एडी तक की कहानी को हमने यहाँ पे ओवरव्यू में देख लिया। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम ये बताएंगे कि एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, और वहां से लेके हड़प्पा के विकास की यात्रा क्या है। तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।